सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है ना। 23 फेब 23 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू है। तो इसी कड़ी में हमने इसके मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर दी है ना। पहला मॉक टेस्ट 2026 के जीडी के एग्ज़ाम के लिए हमने लगाया था रिसेंटली, है ना। शायद वो कल या परसों अपलोड किया गया था, लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है। इसी क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि अब रेगुलर मॉक टेस्ट सॉल्व किए जाएं, है ना, एसएससी जीडी के लिए। तो इसी क्रम में आज हम इसका फुल टेस्ट नंबर 1, ठीक है, फुल टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप सबको पता है भाई, जैसे ही आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में जाएंगे, तो जीडी कांस्टेबल 2026 के मॉक टेस्ट सीरीज में जैसे ही आप एनरोल करेंगे, तो आपको पता है इसमें आप नीचे आना इसमें आपको नीचे आना है ना। ये रिसेंटली मॉक जो हमने एग्ज़ाम डेट आउट करके आया था ना, ये हमने लगाया था। इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे मॉक टेस्ट जितने भी हम जीडी के लगाएंगे उस प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर दिया करेंगे। ठीक है। तो ये हमने लगा लिया था। अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे, आप सबको पता है, मॉक टेस्ट है। तो जो फुल टेस्ट है ना, फुल टेस्ट में से जो टेस्ट नंबर 1 है, एसएससी जीडी 2026 फाउंडेशनल फुल टेस्ट 1, ठीक है, ये आप सभी के लिए फ्री अवेलेबल है ना। बाकी सबके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको। तो इसको आज हम इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज की वीडियो में क्या होने वाला है कि आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि इसको एनालाइज आपको कैसे करना है। ठीक है। क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको इसके सॉल्यूशन दिख जाएंगे, है ना। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा कितने क्वेश्चन सही किए, कौन सा स्किप किया है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। उसका सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिल जाएगा कि उसका आंसर क्या है, कैसे वो सॉल्व होगा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, है ना। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। सॉल्यूशन मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, बट उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से एनालाइज करना उसको। ठीक है। तो वो चीज़ इस मॉक टेस्ट के बाद 5 से 10 मिनट वो चीज़ आपको समझाने में मैं मतलब लगाने वाला हूँ समय। ठीक है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बाकी, हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट था RWA के जीडी के मॉक टेस्ट के लिए भी। भाई देखो, वो मैं कल लगाने बैठा था। जैसे ही मैंने शुरू किया उसमें मुझे पता चला कि वो ना ऐसे ऐसे करके फ़ोन नंबर्स लिखा लिखा हुआ है, जिस नंबर से आपने रजिस्टर कर रखा है ऐसे सारे में फ़ोन नंबर लिखा हुआ है रोल नंबर की जगह पे। तो भाई ऐसे मतलब फ़ोन नंबर पब्लिक नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए सॉरी। नहीं तो फिर वो मॉक टेस्ट RWA का भी हम सॉल्यूशन देखते। आप सबको पता है पिछली बार भी हम किया करते थे RWA का सॉल्यूशन, बट इस बार उन्होंने इंटरफेस चेंज किया है। उसमें मोबाइल नंबर ऐसे स्क्रीन पे डाल रखा है, तो ऐसे पर्सनल चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए। तो हाँ, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसमें आप सीख सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 फाउंडेशनल पोल टेस्ट नंबर 1। ठीक है जी। चलिए। चलिए भाई, शुरू हो चुका है। ठीक है। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था, मतलब इससे पहले भी बता चुका हूँ। जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपकी अप्रोच है, उस हिसाब से चलना है आपको। आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है ये आप पहले से डिसाइड करके रखना। वही चीज़ मॉक टेस्ट में फॉलो करिए, वही एग्जाम में। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, मतलब पर्सनली मैं क्या करूँगा, पहले रीजनिंग को सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैथ्स को, फिर जीके जीएस और एंड में हिंदी को। ठीक है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स जितना जल्दी हो जाएंगे उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि जीके में कितना टाइम ज़्यादा देना है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक्सप्लेन करने या नहीं करने, वो सब चीज़ें तब डिसाइड हो पाएंगी मैथ्स और रीजनिंग का लेवल देखकर, है ना। हो सकता है मैथ रीजनिंग में ज़्यादा समय लग गया तो फिर हमें जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को करना होगा। ठीक है। तो चलो भाई, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इसके किसके, रीजनिंग के। ठीक है। तो ये सीरीज़ है, इसमें यहाँ पे अगला क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है। 80 से 10, फिर 70, 15, 60,
अब इसको देखो कितनी इजी सीरीज दे दी, आपको देखते ही पता लगना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आपको पहचान होनी चाहिए कि एक ज़्यादा है एक कम है, फिर ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम। इट मीन्स कि सबसे जो मेन पॉसिबिलिटी है वो डबल सीरीज की है। देखो 80 से 70 है, 70 से 60 है, तो आगे 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 प्लस है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया कि एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये ऑप्शंस पुट करने हैं, ठीक है। तो एक ही जगह अब यहाँ पे ना देखो, वो ऑप्शन पहले पुट करके रखना है, मतलब वो देखना है ऑप्शन पुट करके सबसे पहले जिसमें डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है। जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर पे डिवाइड आएगा तो ABC, यहाँ पे डिवाइड आएगा तो ये हो पाएगा क्या डिवाइड, बिल्कुल। तो इसको रख लो आप, देखो इनटू यहाँ पे आ गया। ओ माय गॉड, ये 117 और 13 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा कुछ, और आंसर तो 24 ही है। तो मैं इसको नहीं करूँगा पहले पुट, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, 24 ना आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसको पुट नहीं करूँगा। सेकंड नंबर पे देखो यहाँ पे डिवाइड हो पाएगा क्या, बिल्कुल। 13 निम्मा 117, तो इसको पुट करूँगा। फिर उसके बाद प्लस होना है यहाँ पे, तो 13 निम्मा 9 प्लस 18। उसके बाद C का मतलब क्या है, × 3। D का मतलब क्या, माइनस। और यहाँ पे 16 और 23, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 और 1 3, ठीक है। 18 3 54 और 9 -39, ठीक है। तो 9 खत्म, इसमें से -30 बचा और 30 गया, कितना बचा, 40 50 24। देखो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। समझ पाए, पहला ऑप्शन पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि दिख रहा था कि भाई वहाँ पे 24 है और यहाँ इतना बड़ा नंबर आएगा इंटू करके, ठीक है। यही चीज़ तो रीजनिंग है, बस आपकी सोचने की क्षमता, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है आपको बताना है। 10 से 26, तो 10 दूनी 20 प्लस 6, या 10 तिया 30 -4, ठीक है। 50 दूनी 100 प्लस 6 106 नहीं है। 50 तिया 150 -4 भी नहीं है। तो क्या हो सकता है, 10 से मल्टीप्लाई किया है +16, तो नहीं है। 10 दिया भी नहीं हो रहा है, स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्यूब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्क्वायर -64, नहीं 74, तो 2500 -74 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा इसका ऑप्शंस जो है वो सारे 343 41 42 44 के आसपास दिख रहे हैं। 343 7 का क्यूब होता है, बट ये 26 तो क्यूब नहीं है, बट ये क्यूब से एक कम ज़रूर है। ये 3 की क्यूब से एक कम है, 27। ओ, हो गया। 300 342 करेक्ट आंसर। कैसे, देखो 10 और 26, ये आपको 7 का क्यूब, देखो ऑप्शन से आपने कैसे आंसर तक पहुंचे। ऑप्शन में दिख रहा था कि 343 के आसपास ऑप्शन है, यानी कि 7 के क्यूब के आसपास है। हम्म, और ये मेरे को 7 के स्क्वायर के आसपास दिख गया। क्यों क्यों दिखा ये, क्योंकि यहाँ 7 की क्यूब से मैंने इसको देखा, फिर ये 3 की क्यूब से एक कम था, तो मैंने कहा यहाँ पे 7 की क्यूब से एक कम भी तो आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 342 हो, यहाँ पे भी एक कम है। बट जैसे ही मैंने देखा कि 7 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि 3 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है। इट मीन्स कि 3 के स्क्वायर से एक ज़्यादा, 3 के क्यूब से एक कम। 7 के स्क्वायर से एक ज़्यादा, 7 के क्यूब से एक कम, तो 342। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी सिर्फ, ठीक है। चलिए देखो भाई, जो लिंक इनका है वही लिंक इनका होगा, ठीक है। T से M, तो T से M पर मत जाओ, M से T पर जाओ। तो 13 से 20, तो -7 या +7 ऐसे मान लो, यहाँ से -7 होगा और इधर से +7 होगा, ठीक है। O से V, तो O होता है 15, TUV 22, तो +7, ठीक है। अगेन यहाँ से -7 या +7 मान सकते हो, तो यहाँ से -7 करेंगे तो कितना होगा, ये खुद 7 होता है तो -7 कर देंगे, Z बचेगा, ठीक है। R कितना होता है 18, 18 में से 7 माइनस गया तो कितना बचा, 11, तो 11 क्या होता है, K, ठीक है। तो Z और K, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में देख लेना वीडियो पॉज करके। ए बी का पति है, तो ए जो है ये पति है किसका, बी का, तो बी पत्नी हुई, ठीक है। सी का केवल एक पुत्र डी है जो ई का भाई है, तो ए बी से संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। बी एफ की बहू है, तो बी जो है बहू है एफ की, यानी एफ जो है इनका माता या पिता होंगे, तभी तो बी बहू है, ठीक है। जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि ये पति हैं।
ठीक है, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, ठीक है। सी एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है सी, यानी इनका कोई भाई है, ठीक है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? कुछ चीज़ रह गई थी ना यहाँ पे, ये रह गई थी, सी का केवल एक पुत्र डी है, तो सी का केवल एक पुत्र डी है, ठीक है, ये पुत्र है। जो ई का भाई है, तो ये डी जो है वो ई का भाई है, बट एक ही पुत्र है तो ये बहन होगी, सिंपल। पूछा कितने पुरुष हैं, तो एक दो तीन चार, चार पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देखो यहाँ पे पेपर को मोड़ा गया है, अब पूछा है कि क्या इसका सही खोलने पर आएगा ना। पेपर फोल्ड कर दिया, उसके बाद ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे ही पेपर फोल्ड करोगे, जित मतलब ऐसे बैक होते हुए चलो, यहाँ पे हो आप, तो इधर से इधर जाओ, तो इसको खोलो इधर की साइड, ऐसे मुड़ा है तो उल्टा इसको खोलो, जब खोलोगे तो मिरर इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है। अब सेम यहाँ पे जो है ना, इसकी सेम मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। एक बार खोलोगे तो मिरर इमेज, फिर दोबारा खोलोगे तो भी मिरर इमेज। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन केवल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। समझ पाए चीज़ों को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से एक्स, एक्स से यू, तो ये माइनस होता हुआ दिख रहा है मुझे, बट मैं यहाँ से देखना शुरू करता हूँ, यू वी डब्ल्यू एक्स प्लस थ्री एक्स वाई जेड ए प्लस थ्री, तो यहाँ से यहाँ पे आने में प्लस थ्री होगा, यानी यहाँ से हमने यहाँ पे आने में माइनस थ्री होगा। तो टी यू, तो आर एस टी यू, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, सब में आर है, ठीक है। उसके बाद ई से बी, तो अगेन माइनस हो रहा है, क्या वाई जेड ए बी, बी सी डी ई, माइनस थ्री, तो वाई से माइनस थ्री करेंगे क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वी आएगा, तो आर के बाद वी आ गया, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखो, जे और जी, डी ई एफ जी एच आई जे, अगेन माइनस थ्री हो रहा है, तो डी से माइनस थ्री करेंगे कितना आएगा, ए आएगा ना, ए बी सी डी, तो ए ऑप्शन किस में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, हिंदी में सॉल्यूशन देखते हैं। सीधी पंक्तियां बैठे हैं, उत्तर की ओर उन्मुख हैं, जे और एस के बीच में केवल एन बैठा है, तो हो सकता है जे यहाँ बैठा हो, एस यहाँ बैठा हो, एन यहाँ बैठा हो, या फिर ये हो सकता है जे और एस ऐसे बैठे हो, एन यहाँ बैठे हो, ठीक है, और बीच में एन बैठा है, ठीक है। एस पी के ठीक बाएं बैठा है, एस जो है पी के ठीक बाएं बैठा है, तो पी अगर यहाँ पे है तो इसके बाएं यहाँ पे ये आ जाएगा एस, बट अगर पी यहाँ पे होता तब इसके बाएं यहाँ पे आता, लेकिन पी यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में तो एन है ना, तो ये वाली सिचुएशन गलत होगी, ठीक है। जे आर के ठीक दाएं बैठा है, जे जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, पांच लोग हैं पूरे, पांच हो गए, ठीक है। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, जे साहब है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें, काला चना, अनाज, दालें, दाल का उदाहरण है काला चना, अनाज का उदाहरण क्या है, अनाज क्या है, चावल ही तो अनाज है, धनिया, ये तिलहन है, तो अनाज तो भाई चावल गेहूं ये सब अनाज ही तो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो साइन को इंटरचेंज करना है इसमें और बताना है कि सही कौन सा होगा। इक्वल टू और माइनस को चेंज करना है, तो माइनस की जगह इक्वल टू और इक्वल टू की जगह माइनस, तो सबसे पहले डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, आठ आ गया, तो 63 माइनस 56 प्लस 8 बराबर 15 है क्या, कैसे, तो 63 और 8 कितना हो गया, 71 माइनस 56 कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, 6 में से 5 गया 1, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बहुत बढ़िया, ऐसे समय बचाएंगे तो अच्छी चीज़ है। चलिए, तो इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बताया क्या कि पहले फर्स्ट से फर्स्ट के आसपास देखने की कोशिश करो। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, चलिए। पहले फर्स्ट से फर्स्ट की तरफ देखना है, फिर फर्स्ट से लास्ट की तरफ देखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें करनी है, जैसे कि रैंडम चीज़ें देखनी है कि रैंडमली तो नहीं लिखा गया, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट ये सब चीज़ें देखनी है, फिर पैटर्न ऐसे करके, ठीक है। तो बी को दो लिखा है इसने, बिल्कुल सही। आर कितना होता है, आर होता है 18, पर इसने जीरो या एक लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये वाला नहीं हो सकता है कि फर्स्ट से लास्ट का सीन हो। तो बी को इसने क्या लिखा है, या तो 5 या 25 लिखा है, अगर 5 लिखा है तो +3, 25 लिखा है तो अपोजिट, ठीक है। ठीक है। अब आर को देखो, आर को क्या लिखा है, आर को या तो 2 लिखा है या फिर 9 लिखा है,
मुझे तुरंत समझ में आ गया। अब आर को इसने 9 लिखा है, क्यों? क्योंकि आर का अपोजिट 9 होता है। बी का भी अपोजिट 25, एक सेकेंड, बी का अपोजिट 25, आर का अपोजिट 9। आई का अपोजिट 18 होना चाहिए था, बट इसने 9 लिखा है। बट क्यों? क्योंकि आई क्या है? वॉवेल। तो हो सकता है इसने वॉवेल को एज इट इज लिख दिया हो और कॉन्सोनेंट, सॉरी, कॉन्सोनेंट को एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, ओ सॉरी, कॉन्सोनेंट को अपोजिट लिख दिया है ना। एन क्या होता है? 14 होता है, 14 का अपोजिट 13 है, ठीक है। जी का अपोजिट 20 होता है, बिल्कुल सही। वॉवेल्स को एज इट इज और कॉन्सोनेंट को अपोजिट, ठीक है। चलिए, एल कितना होता है? 12, इसका अपोजिट होता है 15। तो अच्छा अच्छा, हाँ एंड में आएगा, यहाँ से है ना, फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन है 15। उसके बाद ई है, ई एज इट इज लिखा जाएगा। तो 5, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ए का अपोजिट कितना हो जाएगा? 26, लेकिन इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है। सॉरी सॉरी, ए तो वॉवेल है ना, सॉरी सॉरी। तो एक आ जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, इसका बताना है इसमें ये, ठीक है। देखो, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन, फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ है CONVENT। CON यहाँ पे मुझे शफल होके दिख रहा है। उसके बाद ये तीन, तीन छः, ये चार शफल हो गए हो, शफल हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये देखो लास्ट के तीन भी मेरे को शफल होके दिखाई दे रहे हैं। तो सी को पहले ही रखा रहा, उसके बाद एन और ओ को शफल कर दिया, आई को एज इट इज रखा, उसके बाद ओ और एन को शफल कर दिया, ठीक है। इसमें भी आर को एज इट इज रखो और एस और ई को शफल कर दो, ठीक है। उसके बाद ई को, एक दो तीन चार ये है, यहाँ पे ई को एज इट इज रखना चाहिए था, और ये तीन तो शफल नहीं हुए, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो शफल नहीं होना चाहिए, फिर तो आर इस एक ही ऑप्शन में था शुरुआत में। फिर क्या हो सकता है? सी का सी रखा है, एम एम एन एन ओ प्लस, इधर से -1 हो जाएगा, एन ओ इधर से +1 हो जाएगा, ठीक है। इधर से अगर ई को -1 करूं, डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये तो खतरनाक सवाल हो गया भाई। सी से सी ओ, एक सी इधर, ये ओ इधर आ गया, ठीक है। एन और एन, नहीं भाई, कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा। ये 3 4 3, 10 हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 5 से हो रहा है क्या? 5, ई एफ और VW, TUVW। तो +1 +1, NO +1, ये +1 नहीं है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है क्या? NOTU, बहुत सही, आई नहीं हो रहा +1, ओके। तो ये तीन मेरे हिसाब से, ये तीन और ये तीन शफल हो रहे हैं, बीच के चार +1 +1 हो रहे हैं, देखो ये चार, ये चार +1 हो रहे हैं। VW हो गया, और EF हो गया, NO हो गया, TU हो गया। बाकी तीन शफल हो रहे हैं। अब शफल कैसे? ऐसे ही कर रहा है, रैंडम कर रहा है कि RES, तो RES इसमें भी है शुरू में, RES इसमें भी, RES इसमें भी, RES इसमें भी है, बिल्कुल सही। उसके बाद ENT इसमें भी है, ENT इसमें भी है, ENT इसमें भी है, ENT इसमें भी है। +1 +1 करके देखते हैं। P से Q इसमें नहीं है, Q इसमें है। O से P, तो इसमें नहीं है, O से P यहाँ पे आ गया। NO, NO यहाँ पर है। DE, ABCDE यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, इसमें क्या है? हम्म, चलो भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज आपको दिखना पड़ेगा। ये स्क्वायर बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इट मीन्स कि यहाँ से ट्रायंगल बाहर आ जाएगा। तो ट्रायंगल फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में है। यानी ट्रायंगल के अंदर ऐसा कुछ होगा जो बाहर आके ये बन जाएगा। यानी ट्रायंगल के अंदर ये होना चाहिए आपके, है ना, तभी तो ये इस ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ RRR SSST। PQR, तो एक बार P, दो बार Q हो सकता है, तीन बार R, चार बार S हो सकता है। एक बार T, दो बार U, तीन बार V, चार बार W। बहुत इजी सीरीज। क्या हो गया इसमें, एक सबसे पहले आ जाएगा Q, ये ऑप्शन खत्म। फिर आ जाएगा S, ये ऑप्शन खत्म। फिर आ जाएगा U, TU, यू आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर फोर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज आपको इसकी बतानी है। तो देखो भाई, सबसे पहले ये चीज़ देख लो, इसको देख लो आप, है ना। इसमें देखो, ये सीधा है, ये उल्टा है, यहाँ पे ये सीधा, तो ये नहीं हो सकता, है ना। और सेकंड ऑप्शन में उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। थर्ड ऑप्शन में भी उल्टा है, फोर्थ ऑप्शन में सीधा है। तो सेकंड और थर्ड में से एक होगा। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड में ये देख लो कि क्या चीज़ अलग है। देखो, ये चीज़ अलग है, और इसमें क्या है, मिरर इमेज में ये दोनों ऊपर एक साथ हैं। तो सेकंड और थर्ड में से थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो, हिंदी में। बहन, महिला, मनुष्य। तो पहली बात तो सबसे बड़ी इकाई मनुष्य है। मनुष्य में से ही कुछ हिस्सा महिलाओं का आ जाएगा, है ना। महिलाएं मनुष्य से बाहर तो नहीं जाएंगी ऐसे करके, हो भी सकता है कुछ महिलाएं मनुष्य की श्रेणी से बाहर। अरे नहीं, मनुष्य मनुष्य के अंदर महिलाएं आ गई। बहन, तो बहन तो सारी महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं का ही एक पार्ट जो वो बहन हो जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, इसमें भी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो अगेन यहाँ से इधर खोलेंगे तो ये मिरर इमेज बनेगी ऐसे करके, है ना। तो आप देख लो, इसमें तो नहीं बन रहा है ऐसे। इसमें नीचे बन रहा है गोला, नहीं बन रहा। सॉरी, गोला बन रहा है, मतलब ये ट्रायंगल सा बनना चाहिए, इसमें भी नहीं बन रहा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें बन रहा है बस, है ना। बीच में भी ऐसा और नीचे भी ऐसा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ शिट, रीजनिंग में भाई 20 मिनट हो गए। आज रीजनिंग लेंथ दी है क्या, टाइम खराब कर दिया हमने ज़्यादा। थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। चलो, इसमें क्या बताना, यू से पी का कनेक्शन। तो यू से पी का कनेक्शन बताना। यू यहाँ पर है तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यू इज इक्वल टू ओ, तो इसका मतलब बी ए की पुत्री है। तो बी पुत्री है किसकी, ए यानी कि यू की। ठीक है। ओ हैशटैग एफ, बी ए का भाई है, एफ जो है वो ओ का भाई है, एफ ओ का भाई है। ठीक है। एफ प्लस आर, बी ए की बहन है तो आर ए की बहन है, तो आर जो है इसकी बहन है। इक्वल टू का मतलब आर इक्वल टू बी ए की पुत्री है, तो पी आर की पुत्री है, तो पी जो है वो आर की पुत्री है। यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो यू जो पी का क्या लगेगा या लगेगी। इसका जेंडर नहीं पता तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब क्या, बी ए का पुत्र है। तो यू जो है ये पुत्र है किसका, जे का। तो ये पुत्र हो गया। अब पता चल जाएगा क्या पूछा, यू पी से किस प्रकार संबंधित है, पी से किस प्रकार है। तो पी की माता के पिता, तो ये क्या हो गए इनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर हो जाएंगे ना। यू यू का कनेक्शन पूछा तो ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने, डिक्शनरी के क्रम में इनको लगाना है। तो ऑप्शन के साथ चलेंगे। सबसे पहले तीन आएगा, चेक ये मत करो। सारे ऑप्शन में तीन है सबसे पहले, फिर पाँच और छः में से क्या आएगा ये चेक करो। तो पाँच और छः में से पहले क्या आएगा, WARD, WARD। आर और ई में से और आर में से पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो सबसे पहले सिक्स आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो उसके बाद पाँच आएगा, पाँच आएगा, फिर दो आएगा, दो आएगा। फिर एक और चार में से क्या आएगा, तो एक और चार में से पहले देख लो क्या आएगा। तो भाई एक और चार में से देखो जल्दी से क्या आएगा। हम्म, एक और चार में से पहले क्या आएगा, एक और चार, तो WAR आई और ए। तो ए पहले आएगा तो चार पहले आएगा। तो भाई एक और चार बचा हुआ था, एक और चार में से चार पहले आएगा। ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए,
लेंदी हो रहा है क्या? 40 मिनट बचे हैं बस, 20 मिनट से ज़्यादा हमने रीजनिंग में ले ली। ब्लिंक को ऐसे लिखा गया, पर्स को ऐसे लिखा गया, फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा? ब्लिंक को लिख लो जल्दी से, 2KLIN और K। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 9 4 13, 14 4 18, 1 2 3 4, 48 को 78 लिख दिया। कैसे लिख सकते हैं? +30 कर सकते हैं। +30 कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 × 6 हो सकता है। पर्स को लिखो जल्दी से, PTURSE। 8 7 15, 15 5 20 और 9 29, 2 3 4 5 6 7। 79 में प्लस तो कुछ करना पड़ेगा नहीं, 54 तो कम है। चलो भाई फिर, अब ये पता चल गया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं प्लस किया गया, तो इसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे, लेकिन अपोजिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना? क्योंकि इसका अपोजिट 25 हो जाएगा, इसका अपोजिट 15 हो जाएगा, यही बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर अपोजिट भी ना हो तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का कुछ सीन हो सकता है। वॉवेल को एज इट इज़ रख के देखते हैं, बाकी को अपोजिट करके देखते हैं। तो 25, एल को अपोजिट करेंगे 15, आई 9 की जगह 9, एन का अपोजिट हो जाएगा 13, के का अपोजिट हो जाएगा आपका 16, 10 9 19 20, और 2 22 और 6 28, 2 4 5 6 7, बिल्कुल सही। यानी कि वॉवेल को सेम एज इट इज़ रखा गया, और सॉरी, वॉवेल को सेम एज इट इज़ और कॉन्सोनेंट का अपोजिट। तो 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा? ऐसे लिख लेते हैं पहले इसको, 6 और 9, SRS और T। ठीक है, RST। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 26 का अपोजिट हो जाएगा 21, 9 का 9 ही रहेगा आई का। इसका अपोजिट हो जाएगा आपका 9, और एस का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका? 8। इसका अपोजिट 7 हो जाएगा, तो 9 10 19, 10 और 9 19 20, और 30 और 4 34, 3 और 2 5, तो 54। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधा टाइम इसमें जा चुका है, जल्दी से चलेंगे, शिफ्ट होंगे मैथ्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, PQR का योग इतना है, PQ का रेशियो इतना है, QR का रेशियो इतना है। बहुत इजी क्वेश्चन, हमेशा आपको क्या करना है, सीधा लिख लेना है। P और Q का रेशियो ये रहा, Q और R का रेशियो कितना है? 3:4। ठीक है, जिसके बगल में जगह खाली है उसके बगल में उसको ही बैठा दो। 2 के बगल में 2, 3 के बगल में 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये इनका रेशियो आ गया। पूछा गया R की वैल्यू पूछिए, तो 3 6 और 8, 8 6 14 15 16 17। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है? 17, बट एक्चुअल में कितना है? 85। तो 17 की वैल्यू 85 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो आर कितना है हमारा? 8। आर की वैल्यू 8 है, ये 8 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 8 5 40, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है। 99 से विभाज्य नहीं है बताना है, तो देखो 99 से कौन सी विभाज्य नहीं होगी, चेक करना पड़ेगा। जो 11 और 9 दोनों से विभाज्य है वो 99 से होगी। तो 11 से चेक करना आसान है या 9 से? तो 9 से चेक करना आसान है, तो पहले ये देख लो 9 से कोई एक संख्या ऐसी है जो विभाज्य ना हो रही हो। तो देखो जल्दी से चेक करो, जिनका सम, मतलब जिन नंबर्स का सम 9 से विभाज्य है वो 9 से विभाज्य होगी, जिनका नहीं है वो नहीं होगी। ठीक है, देखो 7 और 2 9 खत्म, 6 5 11 और 7 18, ये हो रही है 9 से। 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये 3 बचा, ये 9 से नहीं विभाज्य हो रही। अगर 9 से ही विभाज्य नहीं हो रही तो 99 से कैसे हो जाएगी? इट मीन्स कि सेकंड वाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बाबू ने 2020 में नई निस्सान माइक्रा खरीदी थी, ये क्या है भाई? निसान माइक्रा, तब उसका मूल्य इतने रुपए था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती है। 2022 में उसका मूल्य कितना होगा? देखो जब उसने खरीदी 5 लाख की थी, 4% की कमी होगी। 20 में खरीदी थी, 21 में भी 4% कम हो जाएगा, फिर 22 में भी 4% कम हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में 4% कम कितना हो जाएगा? देखो 1% कितना होता है? लास्ट से 2 जीरो हटा दोगे, 1% आपको मिल जाएगा। तो 5,000 जो है वो 1% है। 4% कितना हो जाएगा? 5 चौक 20,000। यानी 5 लाख में से 20,000 घटा दो तो 2021 में कितने की हो जाएगी? 4,80,000। ठीक है, फिर इसमें से 4% की कमी हो गई, तो 2 जीरो हटा दो तो 1% आ जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। 4 8 32, 4 चौक 16 17 18 19, 200 माइनस कर दो, कितने में से? 48, सॉरी, 4,80,000 में से। तो ये आपका कितना बचेगा?
4,60,800, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में करेगा। देखो, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेले 6 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनका, एलसीएम हो गया 18, 6 × 18, 18 × 18, 3 × 6 = 18। ए अकेला एक काम करता है, बी अकेला 3 काम करता है, तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो ए ने एक काम किया, बी ने 3 काम किया, तो सी कितना काम करेगा, 3 और 1 4 काम हो गया, सी 2 काम करेगा, है ना, तभी तो तीनों मिलकर 6 काम कर पाएंगे। ठीक है। सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी अकेले एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम कितना है 18, ये टोटल वर्क आता है यहाँ पे। तो ये 18 काम को कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, तो उस टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। एक टंकी 28 बाल्टी है, 28 बाल्टियाँ एक टंकी को भर सकती हैं। ठीक है। यदि बाल्टी की क्षमता वर्तमान की 2/5 रह गई, अगर हम कहें कि इसकी अभी क्षमता एक बाल्टी की 5 लीटर है, बाद में 2 लीटर रह जाती है, तो अब टंकी को भरने में कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। देखो, इस तरह से समझो कि अभी एक टंकी 5 लीटर भरती है, बाद में वो केवल 2 लीटर भर पाएगी। तो 28 बाल्टियों से अभी मैं टंकी को पूरा भर सकता हूँ, जबकि एक बाल्टी जो है वो 5 लीटर पानी भरती है। तो 28 बाल्टी, 5 लीटर पानी एक बाल्टी में, तो टोटल पानी कितना चाहिए हमें, 28 पंजे 150 और ये 40, 140। ठीक है। टोटल ये 140 यूनिट भर देते हैं। आप समझ पाए बात को। एक बाल्टी 5 लीटर पानी भरती है, टोटल हमें 28 बाल्टी पानी डालना है। तो एक बाल्टी ने 5 लीटर पानी डाला, तो 28 बाल्टी 5 लीटर के हिसाब से 140 लीटर पानी डाल पाएंगे, तो वो टंकी भर जाएगी। इट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि टंकी के अंदर 140 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है। अब मेरे पास 28 बाल्टियाँ हैं। ठीक है। एक बाल्टी कितना पानी डाल सकती है, केवल 2 लीटर पानी डाल सकती है। सॉरी सॉरी, 28 बाल्टियाँ नहीं है। अब इसने बोला है कि कितनी बाल्टियाँ चाहिए। तो अब मुझे पता चल गया कि जो उनकी क्षमता है वो 2/5 रह गई। पहले 5 भर सकती थी एक बाल्टी, अब एक बाल्टी केवल 2 लीटर भर सकती है। टोटल पानी भरना कितना है, 140 लीटर भरना है। एक बाल्टी 2 लीटर भर सकती है, तो 140 लीटर भरने के लिए 70 बाल्टियों की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 3/4 भाग भर ना जाए। तो बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जल डाल रहे हैं और यहाँ पे पानी पूछ रहे हैं, बताओ। हिंदी में अलग अलग कर दिया, जलपान की व्यवस्था कर दी। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि 3/4 भाग ना भर जाए, और कितना पानी है बताना है। देखो, शंक्वाकार बर्तन है। ठीक है। हम्म, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो पाई में दे रखी है, आंसर की वैल्यू। ठीक है। तो 1/3 पाई r²h, तो r क्या है 6, तो 6×6 = 36, r²h, h हो जाएगा आपका 20। ठीक है। ये इसका टोटल आयतन हो गया। बट हमें इसका केवल 3/4 भरना है, तो इसका 3/4 निकाल दिया। ठीक है। 4 पंजे 20, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 12 पंजे 60, 6 × 18, 180 पाई। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष और अभिषेक का वजन इतने के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है। ओके, इसने क्या बोला, आयुष और अभिषेक का वजन इस रेशियो में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन, देखो, दोनों का टोटल वजन 60% बढ़ गया, तो वो 104 किलोग्राम हो गया।
104 किलोग्राम कब हुआ? जब ये 60% बढ़ गया। इट मीन्स कि अगर उनका शुरू में 100% वेट था, अब 60% बढ़ गया, यानी 160% हो गया। इस 160% की वैल्यू दे रखी है, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, कि शुरुआत में उनका वजन कितना था। तो 104 जो है वो 60% की वैल्यू है, मैंने सॉरी 160% की वैल्यू है, इंटू 100। 160 से भाग करूंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, ठीक है। तो आठ एकम आठ, आठ ते 24, तेरह पंजे 65। यानी शुरुआत में दोनों के वजन जो था वो 65 किलो था। रेशियो के हिसाब से 8 और 5 13 है ना। रेशियो के हिसाब से तो 8 और 5 13 है, बट एक्चुअल में उनका वेट जो है वो 65 किलोग्राम है। इट मीन्स कि 13 यूनिट की वैल्यू 65 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 पंजे 65। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 पंजे 40। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 पंजे 25। इनका वजन जो है वो इतना इतना था शुरुआत में। पूछा किसका वजन है? वृद्धि के बाद आयुष का वजन पूछा है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, तो 40% होता है 2/5। तो अभिषेक कहाँ पर है? ये रहा। तो अभिषेक का 2/5 कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। इसका वजन 10 किलोग्राम बढ़ गया तो 35 हो गया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा कि दोनों का मिलाकर वजन कितना हो जाए? 104। बढ़ने के बाद तो दोनों का वजन 104 हो गया ना। इसका 35 है, इसका कितना होगा भाई? इससे 35 को इसमें से माइनस कर दो, तो 70 में से एक गया 69। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का मान बताना है आपको। दो की पावर यहाँ पे इतनी दे रखी है। सिंपल है, दो की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? दो नौतिया 27, जब ब्रैकेट के ऊपर पावर के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। नौतिया 27 इंटू दो की पावर 8 पंजे 40, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? दो की पावर 6 सत्ते 42, ठीक है। इंटू में पावर जुड़ जाती है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 40 50 60 67, बटे दो की पावर 42। इंटू में पावर्स जुड़ जाती हैं और डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है। तो 67 में से ये कितना बचा? 5 25। तो दो की पावर कितनी आ जाएगी? 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है। यदि इसमें अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है, तब मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? अल्कोहल और पानी का अनुपात दे रखा है, इसमें अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है। तो ये अल्कोहल है, ये वाटर है। अल्कोहल की तुलना में कितना अधिक पानी है इसमें? 4 यूनिट अधिक पानी है। अगर 4 यूनिट अधिक पानी है और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 लीटर। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है तो एक यूनिट की वैल्यू 1 लीटर होगी। पूछा क्या है? मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? तो पानी है 7 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 1 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर। समझ पाए बात को? हम्म। इसने ये बोला कि अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है। अगर मैंने कहा अल्कोहल 3 यूनिट है, पानी 7 यूनिट है, तो पानी कितना ज़्यादा है इसमें? 4 यूनिट ज़्यादा है। इस 4 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर ही दे रखी है, और पानी पूछा है तो एक यूनिट की वैल्यू 1 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार पाता है कि जब वह एक प्रकार का चावल 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह दूसरी तरह के चावल को 72 रुपये प्रति किलो पर बेचता है तो उसे 20% का सॉरी लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 64 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? हम्म, जब वो एक प्रकार का चावल 50 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। उस दूसरे वाले को उसने 72 में बेचा, 72 रुपये किलो में, तो 20% का लाभ हो रहा है। 3:2 में मिलाकर 64 रुपये किलोग्राम बेचा, तो उसका कुल लाभ बताना है आपको। एलिगेशन लग सकता है, बट 64 किलोग्राम कितने की वैल्यू है ये नहीं पता। चलो कोई नहीं, बेसिक से करते हैं ना। बेसिक से कैसे? हम्म, आपको पता है 50 रुपये किलोग्राम में किसी चावल को बेच रहा हूँ और मेरे को 20% का लॉस हो रहा है, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना पहले, कि मेरे को उसकी खरीद सॉरी खरीद कितने रुपए किलो में पड़ती है? 50 रुपये जो है
किसी चावल को मैंने बेचा तो 20% का लॉस हुआ, यानी कि 50 रुपये जो वो 80% के बराबर है उसके। समझ पाए बात को? जो कॉस्ट प्राइस था उसके 80% में बेच रहा हूँ मैं उसको 50 रुपये किलोग्राम में, अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 20% का लॉस हो रहा है। यानी 50 जो वो 80% की वैल्यू है, तो इन 200 करूँगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 80 से डिवाइड करके। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 250/4, 4 दूनी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 62.5। तो इस वाले चावल की कीमत कितनी है भाई? एक्चुअल कीमत है 62.5 रुपये किलो। ठीक है। दूसरा वाला 72 रुपये किलोग्राम बेचता है, 20% का लाभ होता है, तो 72 रुपये किलोग्राम में 20% का लाभ हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो वो 120% की वैल्यू है, इंटू 100 करेंगे 100% की वैल्यू, 20 पंजे 100, 20 6 6 छः दूनी 12, 12 पंजे 60। इट मीन्स कि भाई ये दूसरा वाला जो चावल है इसकी वैल्यू है आपकी 12 पंजे, अभी क्या आया था, 12 पंजे 60, हाँ ठीक है। 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 पंजे, हाँ हाँ 12 पंजे 60, ठीक है। तो इसी रेट के ये चावल है। तो भाई 3:2 में खरीद रहा हूँ, यानी कि इस वाले चावल को अगर मैं 3 किलो खरीद रहा हूँ तो इस वाले चावल, दूसरे वाले चावल को मैं 2 किलो खरीद रहा हूँ, इस रेशियो में खरीद रहा हूँ, है ना। तो ये 3 किलो कितने रुपए के होने चाहिए? 3 पंजे 15, 3 6 और 1 7, 3 6 18, तो 187.5 रुपये के मेरे को ये पहले वाले चावल पड़ेंगे। और दूसरे वाले चावल मैंने 2 किलो खरीदे हैं 60 के हिसाब से, 120 रुपये के ये पड़ेंगे। तो कितने रुपए के पड़ेंगे मेरे को? 7 8 2 10, 1 2 3, 307 रुपये के, 307.5 रुपये के मेरे को ये 5 किलो चावल पड़ गए। पहले वाले 3 किलो, दूसरे वाले 5 किलो। तो 1 किलो का मूल्य कितना हो गया? देखो 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 61.5 रुपये के मेरे को ये चावल पड़े एवरेज 1 किलो। मैंने बेचा कितने में? 64 रुपये पर किलो में। तो 61.5 रुपये की चीज़ मैंने 64 रुपये में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ? 62 63 64, 2.5 का इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी। ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म। 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 500 को आपको डिवाइड करना है 123 से, तो 12 चौक 48, तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 4 8 9, 4 492, तो 8 बचा पॉइंट। एक सेकेंड, अरे भाई कहाँ गई रबर? ठीक है, ऑप्शंस देख लो इसके। तो 4 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना, तो एक ही ऑप्शन है जो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.1 है, ख़त्म काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, 20 ही मिनट बचे हैं अभी, तो मैथ्स के भी सवाल रह रहे हैं। एक आयत की लंबाई और इसकी चौड़ाई, इंग्लिश में देख लो जल्दी से इसको, थोड़ा तेज से खींचते हैं ना। एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई बराबर है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का समीकरण बताना है आपको। क्षेत्रफल दे रखा है 215 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई डब्ल्यू है, तो बी को आपको है डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है? L × B होता है। तो एल क्या है आपकी? ए की फॉर्म में लिख दो, इंटू डब्ल्यू। ठीक है, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई डब्ल्यू है, तो कितना हो जाएगा? W², ये आपको दे रखा है 215, ठीक है, प्लस 5W, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 215। तो W² प्लस 5W माइनस 215, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पेन टैब का औसत क्रय मूल्य इतने रुपए है, जबकि कुछ व्हाइट बोर्ड्स का औसत क्रय मूल्य इतने रुपए है। दोनों वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य इतना है, तो व्हाइट बोर्ड्स की संख्या का प्रतिशत बताना है। देखो, जब आपको किसी एक वस्तु का दे रखा हो, मतलब ऐसे दिया हो सवाल में कि एक का एवरेज इतना है, दूसरे का इतना है, दोनों को मिला के बेका तो इतना है, तो इसमें एलिगेशन लगाओ सबसे पहले। ठीक है, पेन टैब 2500 रुपये का है एवरेज मूल्य, ठीक है। औसत, सॉरी औसत कह रहा हूँ, वाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का मूल्य 1200 रुपये, और इन दोनों का मिला के औसत मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। ठीक है, एलिगेशन लगा दो, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, कितना बचा? 500, या कितना बचा? 800। तो नीचे जो रेशियो आता है ना, वो इनकी संख्या का रेशियो आता है, यानी अगर ये 8 है तो ये 5 है। ठीक है, पूछा गया है व्हाइट बोर्ड की संख्या का प्रतिशत, तो टोटल कितने हैं? 13 है, इसमें से व्हाइट बोर्ड कितने हैं? 5 है, इंटू 100 करोगे परसेंटेज निकल जाएगा। तो 13 3 39, 11 बचा, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, सॉरी 10 7 क्या, 13 104, 3.8 समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग, सॉरी 3.8 कह रहा हूँ, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी।
रोहित अपनी आय का 20% बचाता है। रोहित, इतना बचा रहे हो तुम 20%। यदि यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैंने माना है कि 100 रुपये वो कमा रहा है। ई एक्सपेंडिचर एस सेविंग, तो 20% बचाता है, तो 80 रुपये खर्च कर रहा होगा। ठीक है, 12.5% की वृद्धि हुई उसके व्यय में। 12.5% मतलब होता है 1/8। अगर वो पहले 80 रुपये खर्च कर रहा था तो इसका 1/8 बढ़ गया, यानी 10 रुपये बढ़ गया, तो अब वो 90 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनकम में 27% की वृद्धि होगी, यानी 127 रुपये हो गई इनकम उसकी। तो पूछ रहा है सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो, 127 रुपये हैं, 90 खर्च कर दिए, कितने बचे? 37 रुपये बचे। सेविंग उसकी 20 से 37 हो गई, तो 20 रुपये पे कितने रुपए बढ़ गया? 17 रुपये बढ़ गया। तो इंटू 5 कर दो, या फिर इंटू 100 ही कर दो। लो, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, 85% उसकी सेविंग बढ़ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ये बताना है आपको कितना होगा, देखो सॉल्व करो इसको। 3 3 9, 5 एकम 5 पंजे 25, माइनस का 3/5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1 - 10/5 माइनस का 9/5, तो माइनस का 12/5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेशन ए और बी इतने किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे इतने की गति से चलती है। एक और ट्रेन उसी दिन सुबह 8 बजे बी से ए की ओर, यानी दो बिंदु हैं ए से बी। ठीक है। हम्म, इनके बीच का डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, सुबह 7 बजे। ठीक है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन बी से ए की तरफ जा रही है सुबह 8 बजे। ठीक है। ठीक है, उसकी स्पीड है इतनी है। बोल रहा है एक दूसरे को कब पार करेंगे आपको बताना है। देखो, 7 बजे ए ने चलना शुरू किया, तो 8 बजे तक कहाँ पहुंच जाएगी? ए की स्पीड कितनी है? 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल सकती है, तो ये 8 बजे तक यहाँ पे होगी, यानी इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस चल लिया। अब इनके बीच में डिस्टेंस बचा केवल 1700 किलोमीटर। ठीक है, अब बी ने इधर से चलना शुरू किया, ए इधर से आ रही है, 8 बज चुके हैं। अब दोनों एक सेम टाइम पे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रहे हैं, है ना। 1 घंटे मैंने आगे बढ़ा दिया उसको। बी 8 बजे यहाँ से चलना शुरू कर रही है, और ये 8 बजे से यहाँ से चल रही है ए से, सॉरी, ए ट्रेन। ठीक है, समझ पाए? ये 7 बजे चलना शुरू कर चुकी थी, मैंने 8 बजे तक इसको आगे बढ़ा दिया। 8 बजे तक 100 किलोमीटर आगे आ जाएगी। अब दोनों 8 8 बजे चलना शुरू करें एक दूसरे की तरफ। ठीक है, एक की स्पीड कितनी है? 325, दूसरे की स्पीड है 100। डिस्टेंस इनके बीच में कितना रह गया? 1700 का। जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो अब इनकी स्पीड हो गई रिलेटिव स्पीड 425। डिस्टेंस कितना चल रहा है? 1700 का। तो 4 चौक 16, 25 चौका 100। 4 घंटे बाद ये मिल जाएंगे, तो 8 बजे के बाद 4 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम का भार का उपयोग करता है। वह बचे हुए चावल को काला बाजार में बेचकर, अच्छा ये राशन वाला है भाई। ठीक है, बचे हुए चावल को काला बाजार में बेचकर इतने रुपए का लाभ कमाता है। चावल के प्रति किलोग्राम काला बाजार मूल्य और मूल मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 450 किलोग्राम इसने चावल खरीदे, 40 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। ठीक है, लागत मूल्य पर। हम्म, लेकिन 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, यानी कि 1 किलोग्राम में से वो 100 ग्राम बचा रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम बचा रहा है। 450 किलोग्राम में से वो इतने ग्राम बचा लेगा। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो यानी कि इसने 45 किलो चावल बचा लिए। समझ पाए? 450 किलोग्राम में वो कितने ग्राम बचा चुका है? इतने ग्राम बचा लेगा वो, है ना। 1 किलो में वो 100 ग्राम बचा रहा है, 450 किलो में इतने ग्राम बचा लेगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसने 45 किलो चावल बचा लिए। ये 45 किलोग्राम चावल जो है इसने इतने रुपए में बेचे, 25 20 में। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 5 पंजे 25, 5 1 30, यानी कि उसने 56 रुपए किलो बेच दिया उसको काला बाजार में। वो यही कह रहा है कि काला बाजार का मूल्य प्रति किलोग्राम का और मूल मूल्य यानी 40। तो 8 पंजे 40, 8 7 56, 7/5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 14 मिनट बचे हैं, बहुत तेजी से चलना पड़ेगा।
एक नाव की चाल और धारा की चाल इस रेशियो में है, यानी एक्स ये दे रखी है नाव की चाल और धारा की चाल ये है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। 5 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुकूल जाती है, यानी कोई डिस्टेंस है 5 घंटे 10 मिनट में, यानी कि 5 से 1/6, 6 5 30 और 1 31, 31/6 घंटे में, है ना। मैंने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, 10 मिनट को 1/6 लिख दिया, तो 5 6 30 और 1 31/6। तो भाई डिस्टेंस कितने की स्पीड से चलेगी वो, अनुकूल जा रही है, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा, x + y कितना हो जाएगा 43, ठीक है। ये 43 इधर आ जाएगा, इंटू में 43, तो डिस्टेंस आपका ये आ गया। इस सेम डिस्टेंस को वो वापस आने में कितना समय लगेगी, जब वापस आएगी, देखो जा रही है अनुकूल तो वापस आएगी प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में क्या होगा, माइनस हो जाता है, तो 35 में से 8 गया कितना बचा, तो 35 में से 8 गया कितना बचा भाई 27, ठीक है। तो ये बताना है आपको, जल्दी से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31, 3 एकम 3, 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 9 4 13, 2 1 3, 1 3 3 3, ठीक है। 27 छिक्का 6 7 42, 12 4 16, तो भाई 162 से इसको डिवाइड करो जल्दी से, ठीक है। 162 एकम 16 पंजे 80, 16 छिक्के 4 16 17 112, 16 8 128, है ना, लगभग 8 के आसपास, तो 8 घंटे तो पूरे पूरे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम नहीं है कि आगे मिनट वगैरह भी कैलकुलेट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में राशिदा और सुहाना केवल दो प्रत्याशी थे और डाले गए सभी वोट इन दोनों प्रत्याशियों के किसी एक के पक्ष में गए, ठीक है, यानी कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। राशिदा को 48% वोट मिले, सुहाना से 832 वोट से हार गए, यानी कि सुहाना को 52% मिले होंगे। तो ये कि 4% वोट से आगे, 4% वोट की वैल्यू कितनी, 832, तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 1% वोट की वैल्यू इतनी आ गई, तो 48% वोट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 6 2 8, 6 3 9 9 9 9 8 4, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ये पूछा ना राशिदा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसना 15,000 रुपये में एक गाय खरीदता है, 1 वर्ष बाद उसे 18,500 रुपये में बेच देता है, 1 वर्ष बाद फिर से उसी गाय को इतने रुपए में खरीदता है और इतने रुपए में बेच देता है, किसना का कुल लाभ प्रतिशत कितना है। इस तरह के सवाल बार बार आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें बिल्कुल दिमाग खपाना नहीं है आपको, सिंपल ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है और सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, सिंपल, ठीक है। देखो गाय को खरीदा पहले 15,000 रुपये में था, ठीक है, फिर बेच दिया, ये सीपी लिख रहा हूँ यहाँ पे एसपी लिख रहा हूँ, और 18,500 रुपये में बेच दिया, और उसके बाद फिर से उसने उसी गाय को 19,000 में खरीदा और 22,300 में बेच दिया, ठीक है। टोटल सीपी निकाल लो कितना हो जाएगा, 20 30 34,000, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 1 2 2 0 है ना यहाँ पे, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 2 3 और 1 4, 40,800, ठीक है। यानी सीपी इसका ये मान लो, एसपी ये मान लो, सिंपल खत्म काम। कितने रुपए का लाभ हुआ उसको, 34,000, 6,800, 34,000 पे 6,800 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। ये इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, इन इससे खत्म, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 2 दूनी 4, तो 200% तुम्हारा 20% आएगा क्या। यहाँ पे कितना था अभी जो आया था, एक सेकेंड बैक करो, अच्छा अच्छा, 34,000 में 3 0 आएगा ना, सेट 6,800 बचा, तो 34,000, 1 2 3 इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म, इससे ये खत्म, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 2 दूनी 4, 20% का इसको जो है वो लाभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिनट बचे हैं भाई, तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा सा लग रहा है। नमन इतने रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने का भुगतान करता है। यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं हम जो बचे हुए सेक्शन से अपने, कौन से जीके जीएस वगैरह ये सब, ठीक है। थोड़ा तेजी से चलते हैं इसमें। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है, राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, ये तो सही है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, तीनों सही है, तो एक ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। अटवारी हरियाली जल क्रांति अभियान, नीरू मीरू, नीरू मीरू तो अरुणाचल प्रदेश की है, पूछा केंद्र सरकार का है, तो ये तो नहीं होगा, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा नीरू मीरू का। तो
तो कौन सी है भाई? अरवारी पानी हरियाली भी शायद ऐसे स्टेट की कोई है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी तो मेरे को स्टेट की लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? धनुष के फॉर्म में कौन सा बजाएगा? शनाई तो नहीं हो सकता, बीणा भी नहीं होगी, सितार, सारंगी होता है धनुषाकार। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है जो किस भारतीय राज्य में यह प्रचलित नहीं है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तीनों में है, मध्य प्रदेश में नहीं है छऊ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व? 1001 बार आ चुका है सवाल। ठीक है। जो डांडिया रास होता है उसमें ये किया जाता है, महिषासुर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया? जुलाई तो 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया। अगस्त में इसको मंजूरी मिली थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, पर जुलाई में इस हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, वहाँ पे बॉम्बे में इसको फाइनल किया गया था, लेकिन जुलाई में आई थिंक वर्धा, आई थिंक वर्धा इसका था। ये शायद ये प्री में आया था, यूपीएससी के प्री में आया क्वेश्चन था ये, अगस्त क्रांति समथिंग कुछ करके 2021 में आया था, तब था शायद ये। पटना लखनऊ तो वैसे भी नहीं हो सकता, वर्धा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? वेलन, वगाई, साउथ जैसा नाम तो नहीं होना चाहिए, शालाभोग, देवदान, अग्रहार। शालाभोग, देवदान, अग्रहार। हम्म, देवदान जैसा भी नहीं होगा आई थिंक, शालाभोग। ये नाम ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद 44 आर्टिकल नंबर 44 क्या यूसीसी? ऐतिहासिक रुचि नहीं, सार्वजनिक सेवाओं, देश का पर्यावरण, समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता दी थी? आईएमएफ से हमने लोन लिया था लिबरल एलपीजी रिफॉर्म्स के बदले। आईएमएफ कहाँ गया भाई आईएमएफ? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द खेल का युग्म सही नहीं है पूछा है? बैटिंग क्रिकेट में होता है, बिल्कुल सही है। गोल नेट बॉल में, नेट में तो गोल ही किया जाएगा ना, नेट बॉल में गोल हो सकता है। कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नीदर वर वन और नॉट टू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता था? बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, 1991 में शुरू किए गए थे, ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई के नए डिप्टी डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछ रहा है ना। रघुराम राजन, उर्जित पटेल तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो गवर्नर थे, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसको बाद में नहीं, इसको बाद में क्यों देखना जब हमें पता ही है दो में से एक हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2025 में इंडिया एआई पहल शुरू की थी? इंडिया एआई पहल किसने शुरू की है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया एआई मिशन के निदेशक, केंद्रीय आईटी मंत्री। नहीं पता, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा, वनतारा सब तो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, आजकल कह रहा हूँ सॉरी, काफ़ी न्यूज़ में ये रहा है। ठीक है। खिचड़ी के मामले में भी अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो देखी हो तो। वनतारा किसके लिए? एक तरह का चिड़ियाघर टाइप का है ना, पशुओं के लिए होता है ये। ठीक है। वन्य जीव सफारी, स्पोर्ट विकास, कृषि विकास, आगे क्या है? पर्यटन। तो कृषि कह रहा हूँ, पशुओं के लिए है वनतारा, है ना। सबको पता है। अंबाजी नहीं कह रहा हूँ, अंबानी जी को तो जानती हो आप। जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारी पोस्ट में भी डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे
जिस समय पे हम एक्टिव थे थोड़ा सा ज़्यादा, उस समय आपने डाला हुआ, कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी के प्रति संतुलन उपाय किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं? ये सब एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी वगैरह जो होती हैं, ये अगर आपको पता हो तो व्यापार वगैरह से रिलेटेड होती है। अगर आपने सब्सिडी वगैरह पढ़ा हो, ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स सब्सिडी वगैरह, खैर आप कहाँ पढ़ते हो, आपने नहीं पढ़ा हो। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, नहीं पता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कन्वेंस ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखता है? नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में भारत के पर्यावरण नियमों के अंतर्गत अंतर्गत दंड और हरित मंजूरियों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण, पंच। आई थिंक सबसे ज़्यादा पावर इसके पास ही है, इसने वायु प्रदूषण के लिए भी है, ये जल प्रदूषण के लिए भी है ये, तो यही होना चाहिए। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये हो गया, इसमें हमने 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए। चलते हैं जल्दी से हिंदी की तरफ, जिसमें हमें 2 मिनट बचे हैं सिर्फ, मात्र 2 मिनट। देखते हैं जल्दी से, अरे भाई शिफ्ट हो जा। चलिए, दोहरा लाभ होना भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति, एक तो करेला आम के आम, दो गुठलियों के दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य, देश में सर्वस्व शांति है। पुस्तक, सर्वस्व शांति तो नहीं होना चाहिए। पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई। बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की उन्नति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर करती है, ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क मतलब सूखा होता है, तो गीला नहीं, गीला नहीं, आर्द्र होना चाहिए भाषा के हिसाब से। तो ऐसा कोई दोस्त जरूर होता है जो इधर उधर की खूब हाँकता है। अर्थ, इधर उधर की खूब हाँकना मतलब दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करना, जोश को जल्दी होना, बेकार की बातें करना, गप मारना। ऑप्शन नंबर सी। अपने आपने चाय वाय पी ली होगी, वाक्य प्रयोग, चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है? चाय वाय विलोम तो नहीं हो सकता, नेकार्थी नहीं हो सकता, सार्थक, निरर्थक, पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम वगैरह तो नहीं है, सी होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इसमें, देख लेंगे इसको। अरे यार हिंदी में करना है इसको। क्या बोला इसने? किसी बदलाव की आवश्यकता, बदलाव करना है, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है, प्रतिदिनों थोड़ी होगा। अली शब्द का अनेकार्थी शब्द, देखो ये मैंने इनको भी बताया था, बच्चों को भी, ठीक है। अली का मतलब होता है भंवरा। अली का मतलब भंवरा होता है, भंवरा, और भंवरा और कौन हो सकता है? आम को तो नहीं अली कह सकते, कोयल को कहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उपचार हल ना हो सके, जिसका उपचार हल ना हो सके, असाध्य है। मेरी शंकाओं का डैश हो जाना चाहिए, मेरी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या है? पीयूष का मतलब होता है अमृत। रोटी के लिए हर कोई काम करता है, रेखांकित बहुवचन, रोटी का रोटियां। मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, त्रुटि बतानी है, मैं उन्हों के नहीं, उनके पिताजी होना चाहिए। पुत्र की प्रतीक्षा में माँ माँ वर्षों तक आंसू बहाती रही, तत्सम रूप बताना, आंसू, आंसू का तत्सम होता है अश्रु। अश्रु ये वाला नीचे वाला, ठीक है। वह बहुत ईर्ष्यालु औरत है, ईर्ष्यालु, 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 ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त, ऑप्शन नंबर 1। हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन डैश परिवर्तन देखे गए, सुने गए, दिखाए गए, देखे गए। जल वायु परिवर्तन के डैश ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, वायु के कारण ही, जलवायु के कारण ही ना, हमें मौसम के बिना कोई भी फसल नहीं, फसल क्या उगाई नहीं जा सकती। समस्त जीवधारी को डैश की जरूरत होती है, किसकी बात चल रही है? मौसम की बात चल रही है ना, तो मौसम की ही बात होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी है, तो लाभ और हानि भी है, लाभ भी और हानि भी है। इसमें हो गया सारा। ले भाई, जस्ट एंड मोमेंट पे, सॉरी, एंड मोमेंट पे हमने सबमिट किया है, और इसमें हमारा मार्क्स, ओह इस तरह से भी दिखाने लग गए। यू स्कोर 21.25 मार्क, मोर देन कट ऑफ। भाई इसमें देख लो, ओ शिट यार, रीजनिंग में हमने एक क्वेश्चन गलत किया भाई, ये कैसे पॉसिबल है भाई? अनपॉसिबल, डिसपॉसिबल। हिंदी में हमने एक क्वेश्चन, अरे शिट यार, एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया, हमने तो अटेम्प्ट सारे किए यार, लास्ट वाला शायद अटेम्प्ट होने से रह गया, इट मीन्स कि इसमें तो ठीक ही है। मैथ तो हमने एक क्वेश्चन लास्ट वाला स्किप किया था, जो कि लेंदी सा लग रहा था टाइम की वजह से, है ना, टाइम बहुत कम था, इसलिए हमने हिंदी
लगभग 2.5 मिनट में कवर किए। ठीक है भाई, रीजनिंग में गलत होना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। अब देखो ये यहाँ पे इसका ओवरव्यू है। ठीक है, 143 मेरे हिसाब से इस टेस्ट के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि लेवल ठीक था इसका। मैथ के भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब लेवल अप था मेरे हिसाब से, तो ठीक था। जीके जीएस में भी थोड़ा ठीक क्वेश्चंस थे। जीके जीएस में क्या है, इसमें तो भाई गलत हो गए थोड़ा बहुत, 30। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, आपने कितने मार्क्स ले आए, आपके क्या तुक्के सही चले गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी चीज़ें एग्जाम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या चीज़ें काम करेंगी, तो एग्जाम में काम अच्छे तरीके से करें चीज़ें। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे। देखो, आप एनालाइज कैसे करते हैं इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, आप इसके सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम खोल के बैठ जाओ। पहले तो सबसे पहले ये देख लो मतलब मैं देखूंगा कि गलत हमने कौन सा किया। ओ कम ऑन भाई, ये कैसे गलत हो सकता है हमारा। इसका सही आंसर तो अब भी हम सही लगा सकते हैं। ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, तो सेकंड और थर्ड में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में से थर्ड होगा। हैं, ओ शिट यार, ये गलत कर दिया हमने कि ये है सामने, और इसको हमने सामने मान लिया। तो भाई ये वाली तो बहुत सिली मिस्टेक हो गई। गलती क्या हुई है कि मैंने इसको सामने मान के ये वाला देख लिया, पीछे वाला। इसके जस्ट सामने, तो सामने ये वाली चीज़ आएगी ना। हवाबाजी के चक्कर में दूसरी बार भी गलत किया है। ऐसी इसलिए मिस्टेक्स आप ना करें कृपया करके, हमने तो कर दी। ठीक है, अब देखो रीजनिंग में तो आपको वही क्वेश्चंस अमूमन देखने हैं जो आपने या तो तुक्का मारा है, कोई लॉजिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसका नहीं पता था आपको कि सीरीज में क्या होगा, तो आप उसकी सीरीज का लॉजिक देख लेना। ठीक है, जैसे आई थिंक मेरे को अभी याद है कि ये क्वेश्चन वो शफल वाला था ना, कि उसमें शुरू के तीन, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये वाला देख लेना आप, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, देखो सही चला गया, यानी कि इसमें लॉजिक तक तो हम पहुंच पाए थे कि इसके हिसाब से हम गए थे +1 +1। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देखो तुरंत, इसका सॉल्यूशन देखो, है ना। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या है भाई, इसमें सॉल्यूशन देखो तो शुरू के तीन को इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, बाकी इसमें तो हमने सही देखा कि +1 +1 किया, बाद के तीन को भी इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया था शफल। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको लगता है कि ये लॉजिक आपके लिए नया है, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड करेंगे। बाकी इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, केवल ये देखना है कि आपने गलत कौन सा किया, और आपने कोई तुक्का टाइप का मारा हो, उसको देखना है कि आपने उसमें क्या एक्चुअल लॉजिक लगना चाहिए था। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है जीके जीएस, देखो इसको कैसे करेंगे आप। क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को खोलिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं जो आपने सही कर दिया उसको स्किप करेंगे। पहला क्वेश्चन, हमने कोई आंसर लगाया इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लीजिए एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल उपराष्ट्रपति के बारे में आया, तो आपने आई होप कि उपराष्ट्रपति के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। तुरंत इसमें चेक करिए कि कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको ना पता हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें, इस पॉइंटर्स में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लिखी हुई कि जो आपको ना पता हो। अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता इनमें से, तो आप तुरंत क्या करेंगे, जैसे अपने नोट्स की कॉपी बनानी, मॉक्स की कॉपी बनानी है, आप लिखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, उसमें नीचे जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो जीके जीएस का सेक्शन डालेंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बारे में जो भी चीज़, जो भी पॉइंट आपको नहीं पता था, शॉर्ट नोट ऐसे लिख लेंगे। पूरा ना लिख दें एक क्वेश्चन के लिए एक पेज ना लिखना। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं पता थी, जो इसमें नई थी और इम्पोर्टेंट भी थी, ठीक है, हम्म, वो चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से देखा, तो ये हमारा गलत हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और आपको इसमें से भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लगे कि आपको नहीं पता, आपको पढ़ना है पहले। देखो ये मैं आपको बता रहा था ना, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का, ये आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी ज्योग्राफी की। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था कि आपको पूरा ये पढ़ना है, ये नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इन सबको पढ़ना है। और अगर आपको लगता है इनमें से आपको कोई भी चीज़ नहीं पता, तो उस चीज़ को तुरंत आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 डाला, वहाँ सामने लिख लिया कि ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं पता था। फालतू चीज़ें ना लिखें, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें फालतू हो सकती हैं, जैसे कोई हम्म, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना। हम्म, अब जैसे हरियाली कार्यक्रम है, अब इसके ये उद्देश्य और ये सब चीज़ें, इतने पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बेफिजूल का जरूरत कोई नहीं है लिखने की। आपको केवल ये, सॉरी, हरियाली जो स्कीम है, इसके बारे में आपको केवल ये लिखने की जरूरत है कि केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कार्यान्वित एक वाटरशेड
विकास और प्रबंधन कार्यक्रम है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखना है। ये लिखना है कि ये पंचायत स्तर पर जन भागीदारी से कार्यान्वित हो रही है। तो आप सीधा क्या लिखेंगे, ये पहली लाइन लिखेंगे पूरी, उसके बाद नीचे ऐसा एरो डाल के लिखेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर जन भागीदारी द्वारा क्रियान्वित, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये फालतू चीज़ें बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखनी। अगर लगता है कुछ जैसे सिंचाई के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद का संचयन करना उद्देश्य, ये सब ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो। 4 ऑप्शन में से एक को चुनना होता है, तो ये सब कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि आप नोट्स में ऐड कर लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप नोट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने गलत करे हैं पहले तो ये देख लेते हैं भाई कौन से गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमने सेकंड लगाया था, फर्स्ट इसका आंसर है। ठीक है, 14th हमने स्किप किया है, इसका फोर्थ करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, 18th नंबर, क्वेश्चन नंबर 18th का फर्स्ट करेक्ट आंसर हमने स्किप किया है। 19th का क्वेश्चन नंबर 19th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो भाई 2 क्वेश्चन हमने जीके जीएस में गलत किए हैं और 3 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारे ठीक हुए हैं। ठीक है, ठीक ही है मतलब उस हिसाब से तो। अब देख लो भाई मैथ्स में सारे ही सही हैं ऑलमोस्ट। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, अब इसको समझाने की ज़रूरत है क्या, समझा देता हूँ। अभी क्या है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 6 बजने वाला है ऑलमोस्ट, इसको ख़त्म करेंगे। देखो मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कैसे करना है आपको। नमन ने इतने रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार ली। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि की वापसी के लिए इतने का भुगतान करता है। देखो मैंने 8% के रेट से उधार लिया, तो मेरे को पहले वर्ष तो इस पे ही, जो मैंने इतने पैसा उधार लिया तो पहले वर्ष तो इस पे ही मुझे 8% का ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका 8% निकालना पड़ेगा मेरे को। तो इसका जो भी 8% आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा ब्याज पहले साल का। ठीक है, अब उसने क्या किया, मूल धनराशि की वापसी के लिए 15,090 रुपये का भुगतान किया उसने पहले वर्ष के एंड में। ठीक है, यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया भुगतान करना चाहता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, यानी कि इसने जो पहले वर्ष का ब्याज था ना वो अभी इसमें नहीं दिया। इट मीन्स कि आपको सेकंड जो ईयर है उसमें कितने रुपए पे ब्याज लगेगा, इसमें से इसने मूल मूल वापस दिया इतना, तो इसमें से इसको घटा देना, जो बचेगा वो सेकंड वर्ष के लिए उस पे ब्याज लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसने ब्याज वापस नहीं किया है, उसने केवल मूल वापस किया इतना। ठीक है, इतना वापस किया है, इसमें से इसको घटाएंगे, जो बचेगा उस पर आपको अगेन 8% का ब्याज निकालना है। जो ब्याज आएगा वो सेकंड ईयर का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो राशि बची, ये वाली जो राशि बची है सेकंड ईयर के लिए देने के लिए, ये वाली राशि प्लस दोनों साल का ब्याज, कुल मिला के ये राशि वो देगा आपको। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है सही। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे में स्क्रॉल कर करके दिखा दे रहा हूँ आपको, समझाने का समय है नहीं, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है जी, तो ये था भाई अपना इंग्लिश। हिंदी कहाँ है, हिंदी कहाँ है भाई, हिंदी है रही। हिंदी भाई ऑलमोस्ट सारी सही है, लास्ट वाला हमने मतलब अटेम्प्ट तो कर ही दिया था, बट आपको पता टाइम 3 मिनट का टाइम मिला था हमें इसके लिए, हिंदी के लिए, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन कर दिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी हो जाता हमारा, क्या था इसका, जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी है तो नुकसान भी है। क्या स्किप करने लायक था क्या क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं था, बट क्योंकि समय की वजह से स्किप हो गया। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई में लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए। यश भाई की तरह ऐसा ना करें कि आप रिवीजन ही ना करें। ठीक है, तो यश भाई की तरह रिवीजन ना करके नुकसान होना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।